Good morning, all the students of class 12. Now, today we will study about Faraday's law of electrolysis. Laws of electrolysis. आज हम फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम को पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आपने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में दिया जाता है तो चार्ज जो है अपोजिट कैथोड अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं. जैसे हम लोग छोटे में अगर समझें तो यहाँ अगर हमने इसमें सपोज दैट NaCl लिया, इसमें Na प्लस Cl माइनस आयन के रूप में ये होगा. अब इसमें अगर इलेक्ट्रोड के माध्यम से हमने इसमें करंट स्ट्रक किया, मान लिया हमने पॉजिटिव किया और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ हमने किया ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एनोड का आएगा. एनोड को नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव सेंटर मानते हैं, पॉजिटिव सेंटर मानते हैं, और ये आपका नेगेटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर है. तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, होगा ये कि ये जो Na प्लस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, इधर घूमेगा, क्योंकि यहाँ कोलम्बिक अट्रैक्शन इसको मिलेगा. कोलम्बिक अट्रैक्शन होगा, कोलम्बिक अट्रैक्शन के कारण ये किधर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कैथोड की ओर, और ये आपका नेगेटिव आयन जो है एनोड की ओर बढ़ेगा. इसका रीजन भी कोलम्बिक अट्रैक्शन ही है. और ये जो माइग्रेशन ऑफ चार्जेस होते हैं वही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का कारण है, जैसा कि हमने आपको पीछे पढ़ा दिया. अब हमको ये जानना है कि अगर इसको हम जारी रखते हैं तो इसमें जो Na प्लस यहां जा रहा है, ये Cl माइनस जा रहा है, इसका होगा क्या, ये क्या करेंगे जाके उस जगह पर, इसका जवाब हमको इलेक्ट्रोलिसिस में मिलता है. तो यहां हम लोग कैथोडिक रिएक्शन पढ़ते हैं. कैथोडिक रिएक्शन, ये हमारा कैथोडिक रिएक्शन है. कहने का मतलब वो रिएक्शन जो कैथोड पे हो रहा है. तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, Na प्लस यहां जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके सोडियम मेटल में बदल जाएगा. सोडियम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म अपना बनाएगा, ये बन गया. एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, तो एनोडिक रिएक्शन में जो बात यहां चलती है Cl माइनस 2Cl माइनस जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, Cl2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाएगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये बाहर की ओर निकल जाते हैं. इस प्रकार से कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस होते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. याद रखें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. दिस रिएक्शन is called electrolysis. Electrolysis, यही रिएक्शन आपका केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस का होता है. तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है. जो यहाँ फिनोमेना हो रहा है उसी चीज को हम लोग लिटरेचर में लिखेंगे, वही इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लिटरेचर बनाते हैं. से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस is the process of discharging of ions present in solution at respective cathodes, at respective electrodes. ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस है. और इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमको एक विशेष बात याद रखनी है, और विशेष क्या है कि अगर एनोडिक रिएक्शन को थोड़ा देखना है. एनोडिक रिएक्शन पर सामान्यतः जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोडक्ट आपको गैसेस मिलता है. ये गैसेस प्रोडक्ट ही आपको नॉर्मल इस जगह पर मिलेगा. जैसे Cl माइनस यहाँ से आगे बढ़ा तो ट्वाइस Cl जो है क्या करेगा, Cl2 में कन्वर्ट करेगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा. ये रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन. तो यहाँ जो आपका एनोड है
ये आपका एनोड है। जब ये गैसेस प्रोडक्ट बनता है तो ये गैस की कवरिंग इसके ऊपर तैयार हो जाती है, गैसेस कवरिंग, गैसेस कवरिंग। अब ये जो गैसेस कवरिंग इसके ऊपर तैयार हो जाती है, तो गैसेस कवरिंग के तैयार होने के कारण जो क्लोरीन का अगला चार्ज है Cl- जो है वो इसके द्वारा क्या किया, रोक दिया जाता है। सब लोग कहते हैं बैरियर, ये बैरियर है और इसको आगे बढ़ने से रोकता है, ये आगे बढ़ने से इसको रोकता है, ये आगे नहीं जा सकता। तो यहां जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। दिस स्लोस द प्रोसेस, दिस स्लोस द डिस्चार्जिंग ऑफ discharging of ion, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन की डिस्चार्जिंग को स्लो कर देता है, तो ये प्रोसेस धीमा होने लगता है। अब इसकी स्पीड को कायम रखने के लिए जिस रफ्तार से चल रहा था उस रफ्तार पर इलेक्ट्रोलिसिस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। हियर in order to make the pace of discharging as before we need to increase voltage, अब इसके लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आयंस के पास पावर ज्यादा होगा और पावर ज्यादा होने के कारण ये इसको तोड़ के आगे बढ़ जाएगा। एंड दिस फिनोमेना इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। याद रखिएगा एग्जाम में आता है, व्हाट इज ओवर वोल्टेज, ये केस आपका ओवर वोल्टेज का होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका ओवर वोल्टेज का केस है। अब इलेक्ट्रोलिसिस पर माइकल फैराडे ने अपने नियम दिए। लेट अस सी द लॉ ऑफ माइकल फैराडे over electrolysis. So what Michael Faraday says about electrolysis? First law of Faraday. First law of Faraday. ये फैराडे का पहला नियम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है? इस वैज्ञानिक का पूरा नाम आप जानते हैं, इसका नाम माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे जल्दसाजी की दुकान में काम करता था, बुक बाइंडर था। ये ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, 5-6 क्लास तक पढ़ा, परिवार में गरीबी थी और ये आमदनी के लिए छोटी सी दुकान पर, बुक बाइंडिंग की दुकान पर बुक बाइंडिंग का काम करता था। लेकिन साइंस में इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण साइंस की किताबों को पढ़ा करता था। और ये वही माइकल फैराडे है जिसने डायनेमो का सिद्धांत आपको दिया। ये आप जानते हैं, पूरी दुनिया को अगर इलेक्ट्रिसिटी देने वाला कोई आदमी है तो माइकल फैराडे। और औपचारिक शिक्षा, इसका फॉर्मल एजुकेशन कितना था, क्लास 5 और 6 तक का पढ़ा हुआ आदमी है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि आप तो काफी बड़े क्लास में पढ़ रहे हो, मैं भी बड़े क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी संभावना माइकल फैराडे से कहीं ज्यादा है अगर आप एक निश्चित दिशा में तय करके काम करें। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, the amount of metal deposited at the cathode is directly proportional to the amount of current, to the amount of charge passed. माइकल फैराडे अपने फर्स्ट लॉ में कहता है कि कोई मेटल कितना डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, इसका निर्णय जो है कितना चार्ज पास किया है उसके द्वारा, उस पर डिपेंड करता है।
जितना ज्यादा चार्ज पास करेगा उतना ज्यादा क्या डिस्चार्जिंग होगी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि चार्ज की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ने लगेगा, चार्ज की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे वेट जो है कम होने लगेगा। तो यहाँ हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि आई स्क्वायर टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपने पढ़ा है, आपको पता भी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge, is the rate of flow of charge, rate of flow of charge। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमने निकाल लिया। तो क्यू इक्वल टू क्या? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होगा। आई क्या? आई यहां इलेक्ट्रिक करंट है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। और टी क्या? टी यहां टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, करंट इज पास्ड। अब हम आते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। तो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडेज Faraday's first law of electrolysis, first law of electrolysis। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? क्या कह रहा है फैराडे? लेट W be the weight of metal deposited, metal deposited। अगर मानते हैं W वेट जो है डिपॉजिट करिए तो क्या W is proportional to Q। ये फैराडे कह रहा है इस बार। तो यहां W is proportional to क्या हो जाएगा? I into T। हमें क्लास 12 में एनसीईआरटी में केवल इतना ही पढ़ना है, इसके आगे इस इक्वेशन को लेके नहीं जाना है। ये एनसीईआरटी की सीमा है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। अगर आगे आप जानना चाहें तो ये प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, जो मैं यूज करके दिखा रहा हूं, हालांकि सिलेबस में नहीं। तो W इक्वल टू जेड आई टी। यहां Z क्या? Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। और नॉर्मली क्या ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नालिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं। अब यहां तक हम जो देख रहे हैं W इज प्रोपोर्शनल टू आई टी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? फैराडे का। मैथमेटिकली व्हाट फैराडे सेड, मैथमेटिकली व्हाट फैराडे स्टेटेड, व्हाट फैराडे स्टेटेड। फैराडे ने जो कहा मैथमेटिकली, इसी बात को फैराडे कहता है। अगर आप अपनी किताब की सीमा को थोड़े समय के लिए भूल जाए और आगे बढ़ जाए तो यहां से आप जेड को भी पाएंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये सिलेबस में नहीं, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब में इसका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब मैंने आपको एक बात बताया कि जो कुछ भी हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, इस चैप्टर का पावर कहाँ है, ये चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है? तो इनका महत्व जो है केमिकल कैलकुलेशन के लिए है। तो जो न्यूमेरिकल है, केमिकल कैलकुलेशन है, वो यहाँ इसका मेन पावर है, केमिकल कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन, ये इसका महत्व है। यहां से नॉर्मली 2 into 4 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और इसमें सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये लेकर के आपको 8 मार्क्स बनाता है। इसलिए
केमिकल कैलकुलेशन पर हमारा कंट्रोल जबरदस्त होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल जबरदस्त नहीं है तो हम 8 मार्क्स खो देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो आगे हम लोग इसके एक क्वेश्चन को बनाते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू सी द प्रॉब्लम which is given in NCERT in test questions. See it. यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? कैथोड पर उसका क्या मास डिपॉजिट करता है। तो जब कभी भी हम केमिकल कैलकुलेशन बनाते हैं तो एक पार्ट बनाते हैं गिवन दैट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है हमको? इलेक्ट्रोलाइट हमको मिला है इस जगह पर कॉपर सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ध्यान में रखना। करंट आई की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। टी का वैल्यू कितना दिया है? लेट अस ट्राई टू सी द वैल्यू ऑफ टी। 10 मिनट्स दिया है, ये आपका 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। अब एसआई यूनिट में टी किस में मेजर होता है? टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में मेजर होता है, ये आपका एम्पियर। ये तो सही है, लेकिन एसआई यूनिट में हम टाइम को किससे मेजर करते हैं? एसआई यूनिट में हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो t = 10 × 60 सेकंड, यहां पर मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? Q की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो Q का वैल्यू क्या हो? Q = I × T। तो यहाँ Q = I कितना? 1.5 है, T कितना? 600। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा दिख रहा है आपको, ये 900 कूलम आ जाएगा। देखिए ये 900 कूलम, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 होगा और पॉइंट लगा देंगे तो 9 बन जाएगा, ये 20 आपका आ जाएगा, इतना कूलम। अब यहां से हम लोग फैराडे कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। एक बात ध्यान रखना, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। अगर हम यूज करते हैं तो गलत तरीका है न्यूमेरिकल बनाने का। यहां हम लोग फैराडे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे। फैराडे का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको मालूम? इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट आयन, याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट आयन 1 Farad, that is 96500 coulomb charge is required। इस चार्ज की जरूरत आपको पड़ती है, ये चार्ज लगता है। तो यहां आपका आयन क्या है? आयन आपका Cu++। तो 1 मोल को डिस्चार्ज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? तो 1 मोल को डिस्चार्ज करने के लिए आपको 2F चार्ज चाहिए। तो 2F चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × F 96500 कूलम। ये कितने को डिस्चार्ज करेगा? 1 मोल आयन को डिस्चार्ज करेगा, 1 मोल। अब इसका मोलर मास कितना होता है कॉपर का? तो मोलर मास कॉपर का, ये आपको कितना क्वेश्चन में मिलेगा? 63 ग्राम्स, ये मिलेगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आगे हम इस न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर में जगह नहीं बची है। न्यूमेरिकल देखिए, अब यहां हम लोग आते हैं, सिंस 2 × 96500 कूलम इज required to get 63 grams of copper। अगर इतना चार्ज आप देते हैं तो 63 ग्राम्स कॉपर आपको मिलेगा। तो 1 कूलम अगर देंगे तो कितना मिलेगा? 63 / 2 × 96500, ये मिलेगा। आपको चार्ज कितना मिला हुआ है? 900 का चार्ज मिला हुआ है, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो इन 900 कूलम कितना हो जाएगा?
तो 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। एंड लेट अस सी द आंसर, हाउ मच, 0.2938 ग्राम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2938 ग्राम्स। ये आपका आंसर डन, ये आंसर है। तो मैं आपसे कहा हूं कि ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के लिए ही महत्व रखता है, और न्यूमेरिकल अगर आप इसका बना सकते हैं, केमिकल कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ का नंबर आप पा सकते हैं। अगर केमिकल कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर ये नंबर हाथ से निकल जाएगा। फिर आगे हम लोग अब सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहां हम लेते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहां हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। तो फैराडे अपने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये कहते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में सेम करंट, सेम स्ट्रेंथ की करंट सेम टाइम तक चलाई जाए तो ऐसी स्थिति में जो डिपॉजिटेड क्वांटिटी मेटल का होगा वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुनिए, इफ सेम स्ट्रेंथ ऑफ करंट is supplied in different electrolytic tanks containing different electrolytes for the same time, then the weight of metals deposited will be directly proportional to their equivalent weights. ये कहता है, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं। If same amount of current, same amount of electric current is supplied for the same time in different electrolytic tanks, different electrolytic tanks containing different electrolytes, different electrolytes containing different electrolytes, then the weight of deposited metals will be proportional to their equivalent weights, to their equivalent weights, यह आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है। फैराडे अपने सेकेंड लॉ में कहता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए गए हैं, अगर सेम स्ट्रेंथ की करंट दी जाए और सेम टाइम तक दी जाए तो उसमें जो मेटल डिपॉजिट होंगे वो अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अर्थात जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही ज्यादा मेटल डिपॉजिट करेगा, ये इनका कहना है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज स्टेटमेंट। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग निकालते हैं। Let's try to see the mathematical expression. Expressing the statement mathematically. अब इसी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमने दो मेटल लिया, लेट two metals say A and B are taken,
RT। अगर हमने ये दो मेटल A और B लिया तो क्या लेंगे, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, इसका हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। एंड देयर इक्विवेलेंट वेट्स आर, एंड देयर equivalent weights are E1 and E2, E1 and E2। अगर इनका equivalent weight क्या है, E1 and E2 है। The electric current is supplied, the electric current of strength I, the electric current of strength I is supplied for time t, is supplied for time t in both the tanks, तो अब यहां हम लोग फैराडे को समझेंगे। फैराडे क्या कह रहा है, अगर डिपॉजिटेड वेट हम ए और बी के ही रूप में लेते हैं, ए एंड बी एंड टेकन, सपोज दैट यहां लेते हैं, लेट द डिपॉजिटेड weights of A and B are respectively W1 and W2। अगर ये है तो वैसे कंडीशन में जो फैराडे कह रहा है, क्या कह रहा है कि W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, ये कह रहा है। या हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखें इसके, तो जनरल बात यह है कि W इज प्रोपोर्शनल टू E, ये फैराडे कह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 करें, यहां हम लोग इक्विवेलेंट कांस्टेंट, यहां हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो W1 इज इक्वल टू K इंटू E1। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, याद रखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो W2 सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसको ट्रीट करें, तो इसी तरीके से अगर ट्रीट करते हैं तो W2 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू E2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा, इसलिए नहीं बदलेगा कि कंडीशन सेम है सभी जगहों पर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां W1 डिवाइडेड बाय W2 विल बी इक्वल टू K इंटू E1 डिवाइडेड बाय K इंटू E2। यहाँ K से K कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल रहा है, को मिल रहा है यहाँ पास W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फैराडे जो अपनी बात को कहा मैथमेटिकली, वो इसी बात को कह रहा है कि W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। फैराडे इसी बात को कह के गया। अब यहां हम लोग कुछ बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें एक टर्म लगा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के सिलेबस में इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट बहुत नहीं पढ़ना है, थोड़ी बहुत बात आपको इसके बारे में जाननी है। वैसे इक्विवेलेंट वेट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना नहीं। अगर इक्विवेलेंट वेट को मैं हिंदी में कहूँ और फिर आपसे पूछूं कि मैंने क्या कहा, तो शायद आप उसको दोहरा भी ना पाए, इस तरह का टेढ़ापन इसमें आता है। जैसे देखिए, मैं हिंदी में ही बोल के दिखाऊं, किसी तत्व का समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में समतुल्य भार कहते हैं। किसी तत्व का समतुल्य भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो 1.008 द्रव्यमान भाग हाइड्रोजन, 8 द्रव्यमान भाग ऑक्सीजन या 35.5 द्रव्यमान भाग क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है, या इन्हीं द्रव्यमान भागों को इनके यौगिकों से विस्थापित करती है। ये बड़ा ही उटपटांग लग रहा है सुनने में। सी द सेम इन इंग्लिश में आप इसी को सुनिए। Equivalent weight is the number of parts of metal by which it displaces 1.008 part of hydrogen, 8 part of oxygen or 35.5 part of chlorine. That is what equivalent weight is. लेकिन हम equivalent weight के जिस पार्ट से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ आपको। तो एटॉमिक मास
एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये तरीका होता है निकालने का। शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं A इक्वल टू E इंटू N। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लिया है कि कहा जाए कि कार्बन का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। यहाँ मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। आप कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो हमको मालूम है कि कार्बन का A कितना होता है, A इक्वल टू 12। यहाँ लिखते हैं 12 इक्वल टू E इंटू वैलेंसी कितनी होती है 4। कार्बन के केस में यहाँ से कट गया 3, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन क्या हो गया 3 ग्राम्स। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। कॉपर का आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो फिर हम लिखेंगे 63 इसका एटॉमिक मास होता है कॉपर का। इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ रखते हैं और यहाँ इंटू वैलेंसी कितनी होती है कॉपर की 2 होती है। तो अब क्या होगा इक्विवेलेंट वेट जब कॉपर का हम निकालेंगे तो आएगा 63 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा 31.5 ये आपका ग्राम्स कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है। तो इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। और यहाँ जो न्यूमेरिकल है, जो कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट वेट निकालने पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास चीज़ रह गई है बनाने के लिए। तो ये काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, आप आराम से इसे कर भी सकते हैं। अब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ चुके हैं। अब आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप समझें तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत टेढ़ा नहीं है, लेकिन समझने में मेहनत पड़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कॉम्पिटिटिव डिस्चार्जिंग में हम निर्णय कैसे लेंगे। यहाँ देखो, कॉम्पिटिटिव डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, कॉम्पिटिटिव डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। अगर हम कॉम्पिटिटिव डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस की बात को कर रहे हैं, जैसे मेटल की डिस्चार्जिंग की ही हम बात करें, तो मेटल क्या बनाता है पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो यहां अगर हम Na+ लेते हैं इस जगह पर Na+, और इस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनेगा ये Na बन जाएगा। अब हाइड्रोजन को हम उठाते हैं तो H++ यहां 2 लगाते हैं, ट्वाइस E रिसीव करेगा तो क्या बनेगा आपका ये S2 बना देगा। अब ये समझना है कि अगर किसी पॉइंट पर, जैसे कैथोड पर ये दोनों आयन चले गए, कैथोड पर मान लिया कि ये दोनों के दोनों अप्रोच कर गए, तो कौन डिस्चार्ज होगा ये पता लगाना मुश्किल, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो इसका निर्णय कैसे लेते हैं ध्यान दीजिएगा इस बात को। मेटल क्या होता है, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा आपको नेगेटिव होता है, याद रखिए। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव, E0 इज नेगेटिव, इनका E0 नेगेटिव होता है। E0 नेगेटिव होना किस बात को दिखाता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं। यहां काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग का वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सुविधा E0 से मिलती है, नेगेटिव वैल्यू से मिलती है। और जब हम इससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करवाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए यहां जो डिसीजन लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, डिसीजन लेते हैं कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। द आयन which has low reducing potential, low reducing potential, low reducing potential, इसको ध्यान में रखें। क्योंकि मेटल का स्वभाव जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खोता है, तो जितना बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसका मतलब उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगी, उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगी। तो यहां प्रोसेस क्या है, यहां प्रोसेस तो उल्टा आप करा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करवा रहे हैं, तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल की लोअर वैल्यू पर ये फैसिलिटेट करेगा। अगर यहां इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू कम है, इसका ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन रिड्यूस कौन करेगा, ये रिड्यूस कर देगा।
ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये क्या, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ये समझना है आपको, और यही इसका बेसिक फंडा है जो हमको जानना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके उल्टा चलते हैं और दूसरे आयन को पकड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ नॉन मेटल में आते हैं। तो नॉन मेटल की डिस्चार्जिंग को देखते हैं, कंपिटेटिव डिस्चार्जिंग ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस के डिस्चार्जिंग को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया Cl माइनस आ गया, और सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि यहाँ इस जगह पर Br माइनस आयन भी आ चुका है, तो ये क्या करेगा, ये Cl2 बनाने के लिए, Br2 बनाने के लिए Cl2 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये क्या करेगा, Br2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। ठीक है। नॉन मेटल का नेचर क्या है, नॉन मेटल का नेचर यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो E0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर E0 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आयन बनाने में कामयाब होगा आसानी से। तो यहां जो डिस्चार्जिंग हो रही है उल्टा प्रोसेस किया जाए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे, तो प्रोसेस उल्टा है, इसलिए हम लोग निर्णय लेंगे कि कौन सा आयन डिस्चार्ज करेगा, द आयन विच हैज लो E0 positive value, जिस आयन का E0 पॉजिटिव वैल्यू लो होगा वो यहां डिस्चार्ज। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स पर कल काम करेंगे। आप रात भर में इसे स्टेबल करने की कोशिश करें। बहुत छोटी सी चीज बताई गई है, लेकिन दिमाग में रखने में, समझने में समय लगता है, और जब ये स्टेबल होगा तो फिर कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।